नमस्कार। हमारे YouTube चैनल हेलो पंचायत में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम आपके साथ फिर से उपस्थित हैं एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले हम इस तस्वीर पर एक बार फिर से नज़र डालते हैं। ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से यह स्पष्ट कर रहा है कि पंचायतों को पैसा कहाँ से मिलेगा। हम लोगों ने एक वीडियो केवल इस पूरे पर बनाया था, उसके बाद हमने आपसे वादा किया था कि हम धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे और इसी के बाद फिर हमने एक वीडियो 15वें वित्त आयोग के बारे में बनाया, फिर उसके बाद एक राज्य वित्त आयोग के बारे में बनाया और अब हम इस तरफ बढ़ गए हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस हिस्से पे बात करने वाले हैं और इस हिस्से में भी जो हमारा पंचायत का अधिनियम है वो व्यवस्था स्थापित करता है। उसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो बताता है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं और किस प्रकार से ग्राम पंचायतें टैक्स में अपने नागरिकों को डिस्काउंट दे सकती हैं और पेनल्टी लगा सकती हैं। आज के हमारे वीडियो का विषय है कि पंचायतें भी समय पर टैक्स जमा करने पर दे सकती हैं 10% तक डिस्काउंट और नहीं करने पर लगा सकती हैं पेनल्टी। देखिए, ये वीडियो आज के समय की मांग है। सामान्य तौर पर अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और वो मार्च तक चलता है। अभी हमें देखेंगे कि कैसे हम इस समय का उपयोग करते हुए इन प्रावधानों को प्रचार प्रसार करते हुए हम अपनी पंचायतों की स्वयं की आय में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो पंचायत अधिनियम है वो पंचायतों की आय के स्रोत के बारे में बहुत ही विस्तृत और सुंदर ढंग से व्यवस्था देता है। आज हम अपनी बात जो करने जा रहे हैं वो केंद्रित है मध्य प्रदेश पंचायत करों का अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा विनियमन नियम 1995। ये वो व्यवस्था है जो पंचायतों को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्स प्रशासन को कैसे संचालित करना है उसके बारे में बनाए गए नियमों में से एक है। इसका जो विस्तृत विवरण है वो काफ़ी सारी जो पुस्तकें हैं मध्य प्रदेश पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम में मिल जाती हैं और हम भी यहाँ आपके संदर्भ के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका एक PDF कॉपी दे रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, जब अभी हम जिस नियम की बात कर रहे थे वहाँ पर जो भाषा है वो थोड़ी सी जो विधिक भाषा होती है, परमार्जित होती है कई तरह से, वो है हम उसी नियमों के कुछ बिंदुओं को आपके साथ सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि टैक्स जो होता है वो कब ड्यू माना जाता है, मतलब कब से उसको अधिरोपित मान लिया जाता है। तो सबसे पहले उसका स्पष्ट उत्तर ये है कि जिस टाइम के लिए लगाया गया हो, अगर वो सामान्य तौर पर 1 अप्रैल से लगाते हैं, जैसे हो सकता है 1 अप्रैल 23 से आपने लगाया हो और उसके बाद में जिस दिन वो टैक्स की आप लगाने की अवधि प्रारंभ होती है उसी दिन से उस व्यक्ति पर जिस पर वो टैक्स लगाया गया है या संस्था जिस पर वो टैक्स लगाया गया है वहाँ से वो ड्यू मान लिया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि जब भी आप टैक्स का जो टाइम स्टार्ट होता है तो अगर वो 2 दिन निकलते हैं उस समय के, तो उस पर 2 दिन का टैक्स ड्यू हो जाता है। तो जिस दिन से आप टैक्स की समय अवधि प्रारंभ होती है उसी दिन से टैक्स जो पेयर है या करदाता है उसके ऊपर वो ड्यू मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्या पंचायतों में भी टैक्स में छूट दी जा सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम नगरीय निकायों के बारे में तो देखिए सुनते भी हैं और नगरीय निकाय के जो के द्वारा उनके अधिनियम के प्रावधानों का इस संबंध में बहुत उपयोग किया जाता है। जहाँ तक पंचायत की व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की पंचायत राज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या टैक्स की कुल राशि में छूट या डिस्काउंट दिया जा सकता है, जी हाँ, और यही वो विषय है जिसको हमको अधिक से अधिक प्रचारित करना चाहिए कि अगर आप समय पर टैक्स देते हैं तो आपको छूट मिल सकती है। अब हमें देखते हैं कि छूट कितनी मिल सकती है। ये छूट मिल सकती है 10%, मतलब जिस व्यक्ति या संस्था पर टोटल आपने जो कुल कर अधिरोपित किया है उस कुल अधिरोपित
कर में से उसको 10% की छूट पंचायतें दे सकती हैं। लेकिन क्या कभी भी दे सकती हैं? नहीं। हमारा एक्ट इस संबंध में व्यवस्था प्रदान करता है। क्या व्यवस्था प्रदान करता है कि ये छूट कब मिलेगी? 10% तब मिलेगी जबकि वो व्यक्ति या संस्था उस पर जिस दिन से टैक्स का समय प्रारंभ हो रहा है उसके 60 दिन के पहले यदि वो अपना पूरा टैक्स पे कर देते हैं तो पंचायत उसको 10% छूट दे सकती है। यही व्यवस्था है जिस व्यवस्था को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके और जो हमारे पंचायतों की स्वयं की आय है उसके प्रति लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि आपका टैक्स प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल से, अभी आपके पास अप्रैल के दिन है, मई के पूरा टाइम है। ऐसे मान के चलिए हो सकता है कि अगर वो आप मई में आपका समय यदि प्रारंभ होता है तो उसके बाद फिर 2 दिन रहते हैं, कभी 2 महीने रहते हैं, कभी भी मतलब जब भी आपका टैक्स का जो काल है, जो टैक्सेशन का समय है, जो आपने पंचायत में प्रस्ताव पारित करके आगामी वित्तीय वर्ष के अनुसार नियत किया है, उसके पहले 60 दिन में अगर वो टैक्स पेयर या करदाता अपने करों का सभी प्रकार के में से कोई भी कर का चाहे अनुवार हो या वैकल्पिक हो भुगतान कर देता है तो उसको 10% तक की छूट मिल सकती है और हमको देना चाहिए। तो अभी बात हो रही थी छूट की कि भाई आप जमा कराइए 60 दिन में और 10% डिस्काउंट पाइए। अब अगर आप समय पर जमा नहीं कराते हैं तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है क्या भाई कोई पेनल्टी का प्रावधान भी है? जी हाँ, हमारा जो अधिनियम है वो अगर कोई नागरिक टैक्स समय पर जमा नहीं करता है तो उसको पेनल्टी का प्रावधान भी करता है। लेकिन देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से एक्ट में व्यवस्था दी गई है। पहली स्थिति क्या है कि भाई 2 महीने तक हो गया तो आपको छूट मिल गई, लेकिन 4 महीने भी अगर आप जमा नहीं करते हैं तो ये व्यवस्था है कि भाई आप अगर टैक्सेशन प्रारंभ होने के समय से मतलब आप 1 अप्रैल से अगर बात करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक भी अगर वो टैक्स जमा नहीं करता है तो फिर एक्ट कहता है कि चलो कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी रही हो कि जमा नहीं किया है, पहले 2 महीने हो सकता है अगले 2 महीने में कर दे, तो पहले 4 महीने में किसी प्रकार की कोई भी पेनल्टी की व्यवस्था हमारे प्रावधान के अंतर्गत नहीं है। अब जो दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति क्या है कि जो टैक्स का टाइम शुरू हुआ और उसके 4 महीने बीते और उसके बाद में उसको अगर वो 3 महीने और हैं, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक उसको फिर कोई पेनल्टी नहीं हुई, इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अगर वो 3 महीने में भी अगर पैसा अपना टैक्स जमा कर देता है तो उस पर 10% टोटल टैक्सेशन अमाउंट का अगर 100 रुपये निकल रहा था तो उस पर 110 रुपये उसको जमा करना पड़ेंगे, 10 रुपये उस पर पेनल्टी लगेगी। ये थी हमारी दूसरी स्थिति। इसके बाद हमारी तीसरी स्थिति क्या है कि जो 7 महीने का समय, अगर हम इसको फिर से देखें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने का समय निकल गया, लेकिन उसके बाद फिर वो अगले 3 महीने में 7 महीने खत्म होने के बाद अगले 3 महीने के अंतर्गत अगर वो जमा करता है तो उस पर 25% पेनल्टी होगी और अगर 100 रुपये था तो उस पर उसको 125 रुपये देना होंगे। इसके बाद जो चौथी स्थिति है, चौथी स्थिति है कि यदि उसने जो टैक्स का समय स्टार्ट हुआ और समय स्टार्ट होने के 1 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी अगर वो टैक्स पे नहीं करता है तो उस पर 30% पेनल्टी लगेगी। तो ये छूट मतलब डिस्काउंट और पेनल्टी या जुर्माना दोनों प्रावधानों का हमको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो हम एक्ट की मंशा के अनुसार पंचायतों के कर प्रशासन और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत कर सकते हैं। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि पेनल्टी कितनी हो सकती है अधिकतम, तो हमारे एक्ट में ही इस पर एक प्रावधान दिया गया है, वो है धारा 82 में। धारा 82 में ये लिखा हुआ है कि भाई जो भी व्यक्ति अगर वो किसी प्रकार की टैक्स में या फीस में या अन्य कोई भी ड्यू राशि है, यदि वो उसको समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो जो बकाया रकम है उस पर जो पेनल्टी होगी वो 500 रुपये की या जो टोटल टैक्सेबल या जो अमाउंट था उसका अधिकतम 10 गुना। अगर मान के चलिए 100 रुपये टैक्स था तो वो 100 रुपये का अधिकतम 1000 रुपये हो सकता है, उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। और अगर वहाँ टैक्स की जो ड्यू टैक्स था वो मान के चलिए 300 रुपये था तो वो फिर भी 500 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। तो ये एक्ट में ही
प्रावधान कर दिया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी मन मर्जी से किसी पर कितनी भी पेनल्टी ना लगा दे। इसका भी हमको पालन करते समय ध्यान रखना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा पंचायत अधिनियम ये व्यवस्था देता है कि जो टैक्स पेयर है अगर वो समय सीमा में अपना टैक्स जमा करता है 60 दिवस की सीमा में, तो उसको 10% तक छूट जा सकती है, और अगर वो नहीं करता है तो 4 महीने के पश्चात उस पर पेनल्टी का प्रावधान है। हमने ये भी देखा है कि पेनल्टी अधिकतम 500 रुपये या जो आरोपित कर की राशि है उससे 10 गुना से अधिक नहीं होगी। ये संरक्षण या ये व्यवस्था भी हमारे अधिनियम में की गई है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही टैक्स लगाया जाता है या कर आरोपित किया जाता है, उसके ठीक बाद पंचायत की तरफ से पंचायत के सचिव को या रोजगार सहायक जो भी दायित्वों का निर्वहन कर रहा होगा उसको क्या करना होगा। तो इसको कहा गया है कि कर भुगतान के लिए करदाता को बिल प्रस्तुत करना। तो बिल प्रस्तुत करने का मतलब है कि जो जैसे मान के चलिए कि 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक के लिए अगर आपने टैक्स का पूरा असेसमेंट किया कि उदाहरण के तौर पर संपत्ति कर है और आपका संपत्ति कर 1000 रुपये होता है, तो 1000 रुपये का उल्लेख करते हुए लिखित में किस चीज़ का कर है और उस कर को यदि आप इस सीमा तक जमा करते हैं तो इतनी छूट होगी, इस सीमा से बाहर जमा करते हैं तो इतनी पेनल्टी होगी। इस तरीके से एक बिल संबंधित करदाता को लिखित में व्यक्तिगत रूप से तामील कराना होता है, और 15 दिवस के अंदर या तो वो व्यक्ति अपना टैक्स जमा कर दे या 15 दिवस के अंदर वो व्यक्ति उसमें अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकता है कि भाई आपने जो टैक्स का असेसमेंट किया है वो त्रुटिपूर्ण है। तो फिर पंचायत उस पर पुनर्विचार करके और फिर उसको अगर पाती है कि हाँ कुछ गणना में गलती है और जो करदाता है वो सही कह रहा है तो उसको उसके अनुसार से सुधार सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये भी हमारे अधिनियम में पूरी तरीके से दी गई है और इसका पालन हमको करना चाहिए। आज की स्थिति में जितने भी हमारे पंचायत के करदाता हैं सबको हम सूचित करें कि भाई आपका इस प्रकार का कर इतना इतना बनता है और इसको आप इस समय तक जमा कराइए तो आपको हम छूट देंगे, अन्यथा आप पेनल्टी के भागीदार हो सकते हैं। देखिए जैसे 15 देखिए अभी हम देख रहे थे कि एक बिल जनरेट होता है। हम लोग अभी अपने ऑनलाइन सिस्टम से भी बिल जनरेट करने की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। उसके संबंध में पृथक से एक वीडियो में आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो जैसे बिल जनरेट किया या बिल बनाया और बना करके संबंधित करदाता को दिया और 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई या उसने मान लिया कि हाँ आपने जो हमारे टैक्स का आकलन या असेसमेंट किया वो सही है, तो उसके पश्चात में उस व्यक्ति को अब पंचायत समय समय पर कर की मांग की सूचना भेजती रहेगी। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति अपना टैक्स भुगतान करता है तो हर एक भुगतान के लिए पंचायत के द्वारा रसीद दी जाएगी। उस रसीद में कौन सा कर है, किस समय अवधि के लिए है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा पंचायत के खाते में जमा कराई गई है तो उसका ट्रांजैक्शन का नंबर है उसको अपनी रसीद में दर्ज करते हुए दिया जाएगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा अन्य किसी माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया गया तो उसकी भी पावती या रसीद उसको अनिवार्य तौर पर संबंधित करदाता को दी जाएगी और इस प्राप्त राशि का उल्लेख अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की कैश बुक और अन्य वित्तीय अभिलेखों में किया जाएगा। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्माना लगाने के बाद भी टैक्स नहीं देता है तो क्या। देखिए जो हमारा अधिनियम इतनी व्यवस्था देता है वो साथ में एक और व्यवस्था देता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपना कर नहीं चुकाता है तो जिस प्रकार से राजस्व न्यायालयीन प्रक्रिया में भू राजस्व की वसूली के अधिकार जो राजस्व अधिकारियों को दिए हुए हैं उसी भू राजस्व की बकाया की पूरी प्रक्रिया करदाता के ऊपर लागू होती है। ये निर्भर करता है कि हमारी पंचायतें कितनी इच्छा शक्ति के साथ में इस कार्रवाई को करना चाहती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में
पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। इसके जो नियम हैं वो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा ये भी अनुरोध है कि ग्राम पंचायत के जो लेखा नियम है उसमें बहुत सारे प्रारूप दिए हुए हैं। हम आगे आने वाले समय में ग्राम पंचायत लेखा नियम पर भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तब हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन तब तक आप डिस्क्रिप्शन में से ग्राम पंचायत लेखा नियम भी हम वहाँ दे देते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में से ग्राम पंचायत लेखा नियम को एक बार पढ़ लीजिए और ग्राम पंचायतों के जो टैक्स का विनियमन का नियम जिस पर आज चर्चा की वो पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि हम आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और पंचायतों में जो ऑन सोर्स रेवेन्यू या कराधान की लिए जो चर्चा चल रही है उसको इसमें कुछ मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप घंटी का बटन भी दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको समय मिल सकें। और आपने अभी तक हमारे साथ जो सहयोग किया है, हमारे वीडियो को जो रिस्पॉन्स दिया है उसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली वीडियो तक आपके साथ विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।